रीड 2024-25 के लिए टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके चैप्टर अधिगम एवं अधिगम और अध्यापन से है। जितने भी क्वेश्चन है आपके लेवल 1 के लिए हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें फर्स्ट वीडियो लेक्चर है इसका। सीरियल में क्वेश्चन की वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से रुकिए फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा अधिगम। तो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहा जाता है। किम्बले ने भी अधिगम को इसी प्रकार परिभाषित करते हुए कहा है कि पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का जो है परिवर्तन अधिगम। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, व्यवहार परिवर्तन। अधिगम का सबसे प्रमुख कार्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना है ताकि बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सके। अगला क्वेश्चन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में उसको दबा लेता है और उसे काटते ही उसको तीखा का अनुभव होता है तथा वह रोने लगता है। इसलिए वह मिर्च को फेंक देता है और फिर उसके पास कभी भी नहीं जाने की कोशिश करता है। उसने अनुभव से सीखा कि लाल मिर्च कड़वी होती है। इस प्रकार सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। तो मनोवैज्ञानिक समझ के अनुसार व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। इसलिए कॉल्विन ने कहा है कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो योग्यता सुधार है यह अधिगम की धारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त कथन है। यहाँ योग्यता सुधार का अर्थ किसी भी योग्यता से है जिसे व्यक्ति ने अर्जित किया, अधिगम द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। मार्गन और गिलीलैंड ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन यानी सुधार है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। इससे भी अधिगम की धारणा योग्यता सुधार है के रूप में स्पष्ट हो जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। तो निम्नलिखित प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं जैसे सहयोगात्मक अधिगम वातावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, अध्यापक की सृजनात्मक भूमिका, रोचक पाठ्य सामग्री इत्यादि। अगला क्वेश्चन, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, भावात्मक यानी अफेक्टिव तथा मनोचालक यानी साइकोमोटर पक्षों का विकास होगा। तो क्योंकि शिक्षण अधिगम के फलस्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन इन्हीं तीन पक्षों में हो सकते हैं। छात्रों के व्यवहार में होने वाले इन तीन प्रकार के परिवर्तनों के आधार पर ही बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को तीन भागों में विभाजित किया है। किसमें संज्ञानात्मक उद्देश्य पहला, संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य, तीसरा मनोचालक उद्देश्य। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है जैसे पहला, अधिगम अभिवृद्धि यानी ग्रोथ है, अधिगम समायोजन, साथ ही अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है,
अधिगम अनुभव का संगठन है, अधिगम क्रियाशील है। अतः अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह कथन सही नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में समायोजन क्षमता का विकास तथा उच्चतम परिपक्वता के साथ स्तर का विकास होता है। अधिगम का संबंध ज्ञान से है, परंतु सिर्फ ज्ञान प्राप्ति से नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। तो अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अथवा छात्र में समझ विकसित होती है जो समस्या के समाधान में सहायक होती है। अधिगम का अर्थ सीखना होता है, जो कई प्रकार से हो सकता है, जैसे स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, निर्देशन, परामर्श इत्यादि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अधिगम का तात्पर्य सीखना है, किसी बच्चे को कार्य करने के तरीकों को बताया जाए और छात्र उसी तरह व्यवहार करे तो छात्र द्वारा अर्जित ज्ञान या व्यवहार अधिगम कहलाएगा। जैसे हाथ जोड़कर अध्यापन का अभिवादन करना बच्चे द्वारा सीखा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। सीखने की प्रक्रिया की निम्न विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्षणमुखी होता है, अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, सीखना अनुभव का संगठन है, सीखना संपूर्ण जीवन काल तक चलता है तथा यह सार्वभौतिक होता है, न कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु की अधिगम को सहायता नहीं मिलती? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्कूल का बस्ता। अधिगम एक क्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार आदि सहायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता। अगला क्वेश्चन, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण अथवा शिक्षण, समायोजन की क्षमता, अतः राष्ट्रीय अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं होता। अगला क्वेश्चन, सीखना, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सीखना अधिगमकर्ता अथवा सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होती है, क्योंकि सीखने वाले की रुचि उसकी मनोवृत्ति या उसकी भावनाओं पर ही निर्भर करता है कि सीखने की क्रिया कितनी तेज या कितनी धीमी है। अगला क्वेश्चन, गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। तो गैगने ने सीखने को 8 वर्गों में वर्गीकृत करते हुए उन्हें अधिगम सोपानिकी के रूप में प्रस्तुत किया है। इस अधिगम सोपानिकी के 8 वर्गों में एक स्वस्पष्ट अंतर्निहित क्रम निहित है तथा अगला क्रम पिछले क्रम से उच्चतर अथवा जटिलतर होता जाता है। ठीक है, जैसे पहला आपका हो जाएगा संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा बहुविभेद अधिगम। छठा संप्रत्यय अधिगम, सातवां नियम अधिगम, आठवां समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन,
रिक्त स्थान भरिए गैगने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका गैगने ने सीखने को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया। अभी मैंने जो है इसके पहले क्वेश्चन में समझाया आपको 8 वर्गों में वर्गीकृत करते हुए उन्हें एक अधिगम सोपानिकी के रूप में प्रस्तुत किया है। इस अधिगम सोपानिकी के 8 वर्गों में से एक सुस्पष्ट निर्देशित जो है क्रम व्यवस्थित है तथा अगला क्रम पिछले क्रम के उच्चतर अथवा जटिलतर होता जाता है। ठीक है, सर्वोच्च अवस्था इसकी जो है वो समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, जो कि 8th। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आर एन गैने ने द्वारा प्रस्तुत अधिगम सोपानिकी के अंतर्गत अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला संकेत अधिगम। संकेत अधिगम को पारंपरिक अनुकूलन या क्लासिकल अनुबंध भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, आध्यात्मिक। तो अधिगम के मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में अनुभव प्राप्त करता है और प्राप्त अनुभवों से अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। यह ज्ञान की वृद्धि संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा अथवा अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र अधिगम के वक्र तथा पठार, ये ऑप्शन आपका बेहतर होता है। तो जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र बेहतर हो जाता है, क्योंकि समस्या पर चर्चा करने से विद्यार्थी एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं तथा विद्यार्थियों में नए ज्ञान का भंडार भी संचित होता है। अगला क्वेश्चन, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जन्म से ही बालक अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है एवं कालांतर में उनमें से कुछ व्यवहारों का अनुकरण अपने व्यवहार में करने लगता है। इसी प्रकार कौशल या किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की पहली अवस्था भी अनुकरण ही है। अनुकरण के माध्यम से ही वह कई प्रकार की कौशल सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। कंठस्थीकरण एवं स्मरण को सार्थक अधिगम की प्रक्रिया नहीं माना जा सकता, क्योंकि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जबकि कंठस्थीकरण एवं स्मरण में सक्रियता का अभाव होता है तथा व्यवहार परिवर्तन को भी प्रत्यक्षता प्रभावित नहीं करता। दूसरी ओर पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन तथा अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया में सक्रियता निहित होती है तथा सार्थक अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बालकों में सीखने की क्रिया विविध प्रकार से होती है, जैसे क्रियाविधि द्वारा, प्रश्न पूछकर, विषय वस्तु पर चिंतन करके, प्रयोग द्वारा, विवेचना द्वारा इत्यादि। अगला क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, अनुकरण। दूसरे व्यक्तियों के बाह्य व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें निदर्श यानी मॉडल कहा जाता है, मॉडल्स कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चा किस प्रकार सीखता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे कई प्रकार से सीख सकते हैं, जैसे पुस्तकों को पढ़कर, परिचर्चा कर द्वारा, अखबार पढ़कर, प्रश्न पूछकर, अनुकरण करके, समस्याओं को हल करके इत्यादि। अगला क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं तथा वे हर समय
तथा हर परिस्थिति में सीखते हैं तथा उनके सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अतः यह कथन गलत है कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। यदि कक्षा के अशिक्षित माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना हो तो एक अध्यापक को उसे उसकी मातृभाषा की सहायता से ही अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करना चाहिए ताकि बालक उपयुक्त वातावरण के अभाव में भी अंग्रेजी सीख सके। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, एबिंगहास। एबिंगहास मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। उनके अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ये ऑप्शन आपको राइट होगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लंबवत। ठीक है, लंबवत आपका जो है अधिगम वक्र नहीं। तो सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसे अधिगम वक्र कहा जाता है। ठीक है, अधिगम वक्र मुख्यतः जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सरल रेखीय वक्र। ठीक है, दूसरा होता है उन्नतोत्तरवध उन्नतोदर वक्र। तीसरा होता है नतोदर वक्र। चौथा होता है मिश्रित वक्र। चौथा होता है मिश्रित वक्र। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र प्राप्त होता है वक्र रेखा उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम के पठार कहलाते हैं। तो अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा इत्यादि। अगला क्वेश्चन, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे, ये ऑप्शन आपको राइट होगा, सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इस प्रक्रिया में कभी मंदता तो कभी तीव्रता आती है। इसी प्रकार विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता भी आ जाती है जो अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया है, अतः शिक्षक को इसे स्वाभाविक प्रक्रिया ही मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती सीखने का पठार कहलाती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति अर्थात उनके सोचने समझने के तरीकों के कारण अधिगम शैली में भिन्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, वह उनके में विभिन्नता के कारण है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा, अधिगम शैली। तो व्यक्ति भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के रुचि, मनोवृत्ति, अवधान, अधिगम शैली, विचार, बुद्धि, चिंतन स्तर आदि में जो है अंतर पाया जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति शांत वातावरण में पढ़ना चाहता है तो कोई अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है समूह में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अधिगम शैलियों में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? डी ऑप्शन को राइट करो, चाक्षुष। तो चाक्षुष अर्थात जिसका बोध नेत्र से हो, इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है। बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर वह उस प्रकार का अनुभव
अनुकरण करता है जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि है। अगला क्वेश्चन, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेगों आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण कर सकता है एवं उन्हें प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। कार चलाना, आशुलिपि में लिखना आदि कौशल के उदाहरण हैं। कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। यह कौशल अंतरण उद्देश्यपूर्ण ना होकर स्वतः होता है, अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है, न कि लक्ष्य का उद्देश्य। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। तो अधिगम अंतरण के अनुरूप तत्वों का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। वस्तुतः यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सादृश्यता के नियम का ही एक विस्तार कहा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का अंतरण उस सीमा तक ही हो सकता है कि जिस सीमा तक सीखने की दोनों क्रियाओं में समानता होती है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है, तो वह यह है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने से अधिगम स्थानांतरण की योग्यता बाधित होगा, अतः अध्यापकों को इस तरह के प्रोत्साहन से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में तभी सहायक सिद्ध हो सकता है जबकि इन दोनों विषयों में कुछ जो है तत्व समान है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भिन्न है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। क्योंकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन क्लार्क एल ने किया था। अगला क्वेश्चन, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, द्विपार्श्विक अंतरण। मानव शरीर को दो भागों में बांटा जा सकता है, दायां भाग और बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ में से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना। अगला क्वेश्चन, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को सीखने में स्थानांतरण कहते हैं। अतः जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही हैं तो बातों के अध्ययन में सहायक अथवा घातक होता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण या अंतरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अनुभव प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है तो इसे सीखने का ऊर्ध्वांतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है।
डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ये सभी। जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थितियों में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायता या घातक होती हैं तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। यह स्थानांतरण कई प्रकार का हो सकता है, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्वांतरण सॉरी ऊर्ध्व स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, स्तंभे तथा स्तंभ 2 को सुमेलित कीजिए। स्तंभे स्तंभ 2 एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्वर्धन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम, अनुकूलन, गेस्टाल्ट, पियाजे, थार्नडाइक, स्किनर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का पीडीएफ पे लिंक उससे जरूर स्क्रीन प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।